प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 माटी वाली का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, जिन्होंने कहानी विधा के अंतर्गत इस पाठ को लिखा है। विद्यासागर नौटियाल कथा लेखन का सुपरिचित नाम है। सूरज सबका है, उत्तर बायां है जैसे उपन्यासों के लिए चर्चित विद्यासागर नौटियाल ने लेखन 1949 में प्रारंभ किया था और नई कहानी के उर्वर दिनों में भेस का कटिया जैसी अविस्मरणीय कहानी लिखी। फिर वे अरसे तक लेखन से दूर रहे। सन 1990 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया में दस्तक दी और इसके बाद उन्होंने उपन्यास कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा। उनके अब तक 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में ये यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना मुख्य चुनौती मानते हैं। इनका जन्म 1933 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 2012 में हुई। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी है। टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में जन्मे नौटियाल की इस कहानी में टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। माटी वाली कहानी टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा। यह विस्थापन का वह दर्द है जिसे हर टिहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को माटी वाली के द्वारा दर्शाया है। पूरे टिहरी में वह एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो घर घर में माटी पहुंचाती थी। उसकी जीविका का साधन ही माटा खान था। उससे भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता था, परंतु वह इसमें भी खुश थी। माटी वाली के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका वृद्ध बीमार पति, उसकी टूटी हुई झोपड़ी और वह स्थान जहाँ से वह माटी लाती थी, ये सब उसके जीवन की अमूल्य धरोहर थी। पति की बीमारी और बुढ़ापे के कारण उसका साथ छूट गया। उसका घर और माटी खाना टिहरी बांध के कारण उससे छूट गया। पति के बाद ही वे उसके जीवन का आधार थे। उसके पास रोने के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। उसके दर्द को बांटने और समझने वाला भी कोई नहीं था। सिर्फ वह दर्द था जो कभी न खत्म होने वाला था। माटी वाली ही कहानी की प्रमुख पात्र है। कहानी में उसको कोई नाम नहीं दिया गया है। मिट्टी बेचने का काम करने के कारण सभी लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। माटी वाली समाज में उस शोषित, निर्धन, अभावग्रस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसे समाज, सरकार दोनों ही स्तरों पर सहायता, सहानुभूति और संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार व समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज का सबसे कमजोर वर्ग है उसका ध्यान रखे। कहानी प्रारंभ होती है। माटी वाले नाटेकत की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर जाकर टिहरी के लोगों को लाल मिट्टी बेचती है। लोग उसको पहचानते हैं। टिहरी शहर के प्रत्येक घर के मूल निवासी, वर्षों से वहाँ रहने वाले किराएदार और उनके सभी बच्चे उसको तथा उसके मिट्टी भरे कनस्तर को भी जानते हैं। माटी वाली भी प्रत्येक घर को पहचानती है। उसके बिना रसोई में चूल्हों को लीप पोत कर साफ करने का काम होना संभव ही नहीं है। शहर के अंदर कोई माटा खान नहीं है। भागीरथी और भिलांगना इन 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी अत्यंत रेतीली है। उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम अकेली माटी वाली ही करती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले को सिर के ऊपर रखकर उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा कनस्तर टिकाकर वह घर घर मिट्टी पहुंचाती है। जब माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी देती है। वह एक रोटी खाकर दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है। गरीब बुढ़िया चाय को अच्छा साग कहती है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। मालकिन उसे जिस ग्लास में चाय देती है वह पीतल का ग्लास होता है। तो माटी वाली मालकिन से कहती है कि ऐसे पीतल के ग्लास अब किसी घर या बाजार में नहीं मिलते।
मालकिन कहती है, पुरखों से मिली चीज को बेचने का मन नहीं होता। अब पीतल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। ये व्यापारी पुराने पीतल कांसे के बर्तने को बहुत कम दामों में खरीद कर ले जाते हैं, परंतु अपनी चीज का बड़ा मोह होता है। मैं सोचती हूँ अब इस उम्र में अपना शहर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली उसे उन गिलासों को पुरखों की गाढ़ी कमाई की सौगात बताती और कहती कि इसी कारण वह इन्हें नहीं बेचती। माटी वाली भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कहती है, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, उसका क्या होगा? उसकी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। वह चाय पीकर दूसरे घर में चली जाती है। वहां से भी मिट्टी लाने का आदेश और 2 रोटियां मिलती है। उन्हें भी वह अपने कपड़े के छोर में बांध लेती है। आगे वह सोचती है, ये रोटियां वह अपने बुड्ढे को घर जाकर देगी। वह अशक्त बुढ़ा इंतजार में रहता है कि वह माटी वाली घर आए और खाना बने। आज वह उसे रोटियां देकर कहेगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। तब जवाब मिलेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। माटी वाली का गांव शहर से दूर है। तेज चलने पर भी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। वह सुबह घर से निकलती है, दिन भर माटा खान से मिट्टी खोदने और शहर से दूर दूर स्थित घरों में उस मिट्टी को पहुंचाने में निकल जाता है। लौटने पर वह रात गिराती है। उसके पास खेत या जमीन नहीं है। उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर बनी है, जिसके बदले में वह उसे बेगार करवाता है। माटा खान से मिट्टी लाकर लोगों के घरों तक पहुंचाना, बुढ़े की सेवा करना तथा ठाकुर के यहाँ बेगार करना, यही माटी वाली की रोज की दिनचर्या है। माटी वाली रास्ते में एक पाव प्याज खरीद लेती है और सोचती है कि वह कूट कर प्याज तल लेगी, तब 2 रोटियों के साथ बुढ़े को खाने के लिए दे देगी। बुढ़ा 1 या मुश्किल से 1.5 रोटी ही खा पाएगा। अब उसे भोजन पचता नहीं। 1 रोटी वह पहले ही खा चुकी है, बाकी की रोटी वह खा लेगी। यह सोचते सोचते माटी वाली घर पहुंचती है। घर जाकर देखा तो उसका बुढ़ा अपनी माटी को छोड़कर दूसरे लोक में जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने घर आकर उससे उसके निवास के प्रमाण पत्र मांगे। उसने कहा कि उसका जीवन तो लोगों को मिट्टी पहुंचाते ही बीत गया। वह माटा खान से मिट्टी लाती है। साहब ने कहा कि अगर माटा खान उसके नाम चढ़ी है तो वह उसका नाम लिख देंगे। माटी वाली ने बताया कि माटा खान उसके नाम नहीं चढ़ी है, वह तो उसकी रोजी है। साहब ने जवाब दिया, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। यह पूछने पर कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी, साहब ने जवाब दिया कि यह फैसला तो स्वयं ही उसे करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगें बंद होते ही शहर में पानी भरने लगा। शहर के लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले वहां के शमशान घाट पानी में डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। वह गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी झोपड़ी तो पहले ही शमशान घाट बनी हुई है, जहाँ रोजाना वे लोग मर मर कर जीते हैं। इनके उजड़ जाने पर भला वे कहाँ रहेंगे। इस प्रकार माटी वाली कहानी में कहानीकार ने विस्थापन की समस्या तथा उससे होने वाले गरीबों के दर्द को वाणी दी है। टिहरी बांध के बनने पर शहर उसके जलाशय में डूब गया है। वहां के निवासी अपने घरों को छोड़ने को बाध्य है। जमीन जायदाद वाले लोग तो फिर भी कहीं जाकर बच सकते हैं, परंतु जो गरीब है वे कहाँ जाएंगे? उन्हें कहाँ ठिकाना मिलेगा? उनका घर द्वार काम धंधा सब कुछ छूट जाएगा। माटी वाली की माटा खान डूब जाएगी, उसे वहां से मिट्टी नहीं मिलेगी। अब तक तो वह इस खान से मिट्टी लाकर शहर के घरों में पहुंचाती थी और उससे मिलने वाली मजदूरी से उसे खाना मिलता रहता था, परंतु अब उसकी रही सही उम्मीद भी समाप्त हो चुकी है। माटी वाली की झोपड़ी कहाँ बचेगी, कैसे रहेगी, खाने को मिलेगा या नहीं, ऐसे कई प्रश्न उसके दिमाग में आने लगे। पुनर्वास के अफसर भी उससे जमीन के कागजात मांगते हैं। माटा खान पर भी उसके अधिकार के प्रमाण पत्र चाहते हैं। इसके अभाव में वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी? माटी वाली के इस प्रश्न के उत्तर में साहब कहते हैं कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी। इस तरह सरकार का पुनर्स्थापन का नाटक भी गरीबों की कोई सहायता नहीं करता। गरीबों का यह दर्द माटी वाली के अंतिम शब्दों में भली भांति व्यक्त होता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि माटी वाली कहानी उद्देश्यपूर्ण है तथा संदेश देती है कि विकास के नाम पर गरीबों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।